हेलो दोस्तों, मैं मोहित बासवान स्वागत करता हूं आपका इस डेली करंट अफेयर प्रोग्राम की सीरीज़ में आपके अपने यूट्यूब चैनल एमबी डिफेंस एकेडमी पे। और यहां हम डिस्कस करते हैं जो उस दिन की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होती है, डेली की डेली करंट अफेयर जो सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होती है, लाइक एसएससी, रेलवे, पुलिस, एयरफोर्स, नेवी, टेट जैसे सभी एग्ज़ाम के लिए। और ये एयरफोर्स में वाई ग्रुप के लिए इम्पोर्टेंट है, एक्स ग्रुप में जो करंट अफेयर है वो नहीं आती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ ही हम इस सीरीज़ में डेली कुछ ना कुछ जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देते हैं, जो आपके पुराने जीके के सिलेबस से रहते हैं, जो आपने जीके पढ़ी है, क्योंकि कहीं ना कहीं रिवीजन प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी में। अगर आप चीज़ों को पढ़ते ही रहेंगे, उनको रिवाइज़ नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आप उनको भूल जाएंगे, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं और समय के साथ चीज़ें अगर हम उनको नहीं दोहराएंगे तो हम उनको भूलते रहेंगे। तो इसलिए प्रैक्टिस मस्ट। आप जो भी पढ़ना है भले ही कम पढ़ें, लेकिन उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें ताकि वो चीज़ें आपके काम आ सकें। उस ज्ञान का भी कोई फ़ायदा नहीं है कि अगर आपके पास ज्ञान तो बहुत सारा, लेकिन अगर वो टाइम पे काम नहीं आ पाए तो वो भी बेकार है। भले ही आप 5 में से 4 सब्जेक्ट तैयार करके रखें, लेकिन वो 4 सब्जेक्ट इस तरह से तैयार होने चाहिए कि अगर वो एग्ज़ाम में आए तो वो आपके काम आ जाएं और वो आपको सफलता तक ले जाएं। तो चलो शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम जो कल वाली सीरीज़ में जो क्वेश्चन दिए थे प्रैक्टिस के लिए, जिनका आपको आंसर देना था, तो उनके पहले आंसर डिस्कस हम कर देते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने उनके आंसर दिए हैं कमेंट बॉक्स में, बहुत ही अच्छा, मैं उनको अप्रिसिएट करता हूँ। इसी तरह से कंटिन्यू आप जो आंसर हैं इन क्वेश्चंस के वो कमेंट बॉक्स में देते रहें। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन था, भारतीय संविधान को तैयार होने में कितना समय लगा। ऑप्शन ए 2 ईयर्स, ऑप्शन बी 2 ईयर्स 5 मंथ्स 18 days, ऑप्शन सी 2 ईयर्स 11 मंथ्स 18 days, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो जो इसका सही आंसर था वो था ऑप्शन सी 2 ईयर्स 11 मंथ्स 18 days। 2 साल 11 माह 18 दिन, इतना टाइम लगा था हमारे संविधान को तैयार होने में। इसको चीज़ को आपको रटना नहीं है, जस्ट आपको समझना है। ये अप्रोक्सीमेट लगभग 3 साल का समय लग गया था। अब कैसे, ये हम कैसे समझेंगे कि 3 साल का समय लग गया और हमको ये याद रहेगा एग्ज़ाम में, क्योंकि एग्ज़ाम में जो ऑप्शन होंगे वो इसके करीब ही होंगे। कोई 2 साल 10 महीने दे देगा, कोई 2 साल 11 महीने दे देगा, दिन सभी में 18 दिन दे देगा, तो वहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है। तो इसको मैं आपको बताता हूँ, चीज़ों को कोरिलेट करना सीखिए। अगर आप चीज़ों को कोरिलेट करेंगे, एक दूसरे से जोड़ के देखेंगे, तो आपको रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। आप आसानी से क्वेश्चन कर दोगे। जैसे जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी, कोई बताएगा? ठीक है, मैं बताता हूँ। तो जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। जब संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, तो इसी दिन से संविधान बनने का काम शुरू हो गया था। और संविधान कब बन के तैयार हुआ? संविधान बन के तैयार हुआ था हमारा 26 नवंबर 1949। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान था उसको एक्सेप्ट कर लिया गया था। इस दिन ये पूर्ण रूप से तैयार हो गया था और इस पे संविधान सभा के हस्ताक्षर हो गए थे। तो अगर आप ये टाइमलाइन देखोगे, इस टाइम में से अगर इस टाइम को घटा दोगे तो आपको लगभग 2 वर्ष 11 माह और 19 दिन निकल के आएंगे। ठीक है, वो आप कैलकुलेशन करके देख लेना या मैं भी करके दिखा दूंगा। तो 19वें दिन तो इसको लागू कर दिया गया था, तो तैयार होने में तो 2 साल 11 माह 18 दिन ही लगे ना। तो अब देखो, आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कभी भी। ठीक है, अब आपको ये अच्छी तरह से याद हो गया किस टाइप से 2 साल 11 माह 18 दिन लगे। और अगर आप कहें तो मैं इसको यहाँ पे कैलकुलेशन करके भी दिखा देता हूँ। देखो,
एक इस साइड लिख लेते हैं, जैसे ये 1946, ठीक है, ये दिसंबर, और ये 9 तारीख, ठीक है, 9 दिसंबर 1946। समय कितना लगा? 2 साल 11 माह 18 दिन। अब इसको इसमें ऐड करो तो 18 और 9 27 होते हैं, ठीक है। और अगर दिसंबर में 11 महीने जोड़ेंगे तो फिर से नवंबर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 12 के बाद फिर से जनवरी आ जाती है दिसंबर। और अगर 1946, अगर यहाँ पे दिसंबर आ रहा तो यहाँ का एक, जैसे हासिल बोलते हैं, आप वो इधर ले जाओगे तो 1 साल इधर प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 40 और 2 48 और 1 27 नवंबर 1949 इस हिसाब से निकल के आ रहा है। लेकिन इसमें मैंने आपको एक दिन का बता दिया, ठीक है। तो तैयार तो ये 26 नवंबर 1949 को ही हो गया था। तो एक दिन की अंडरस्टैंडिंग है, वो आप समझ गए होंगे किस टाइप से रहती है कि बन के तैयार हो गया। चाहे तो एक दिन ये मान लो कि जिस दिन संविधान सभा का गठन हुआ, या पहली उसकी जो सभा हुई थी वो मान लो, या फिर ये मान लो कि उस दिन लागू हुआ था, ठीक है। तो इसमें जो टाइम लगा वो 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा, ठीक है। तो आप इसको कभी नहीं भूलेंगे, लाइफ टाइम मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप कुछ भी भूल जाएंगे लेकिन इसको नहीं भूलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ये भी पॉलिटी से है। अभी जो हम रिवाइज़ कर रहे हैं वो पॉलिटी ही रिवाइज़ कर रहे हैं, एक एक सब्जेक्ट को रिवाइज़ करेंगे, पॉलिटी, हिस्ट्री, जोग्राफी, करंट अफेयर के साथ साथ ही। कोई इसके लिए अलग से टाइम देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ते रहिए और इस सीरीज़ को देखते रहिए, जिससे आपका रिवीजन होता रहेगा अच्छे से एकदम। तो इसमें पूछा गया कि भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो फिर दोबारा मैं आपको एक बताऊँ, इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान से देखिए। जैसे इसमें है, तो इसमें क्या है कि स्थायी अध्यक्ष की बात कर रहा है, ठीक है। तो मतलब है कि यहाँ पे 2 तरह के अध्यक्ष बने थे, एक स्थायी और एक अस्थायी। तो जो पहला बना होगा वो ऑब्वियसली सी बात है कि अस्थायी बना होगा, उसके बाद फिर परमानेंट बना होगा, ठीक है। तो जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर को हुई थी 1940। अभी बताया थोड़ी देर पहले, ठीक है, भूलना मत बिल्कुल। जस्ट उसके एक दिन बाद अवकाश था, 10 दिसंबर 1940 की छुट्टी थी, और नेक्स्ट बैठक सीधी हुई थी 11 दिसंबर 1940। अगर आपसे इसके साथ ये भी पूछ लेना कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1940, आप तुरंत आंसर पे टिक कर देंगे। और अगर उसके बाद ये पूछ ले कि दूसरी बैठक कब हुई थी, तो आप सीधे ही 11 दिसंबर 1940 टिक करते हैं, क्योंकि आपको पता है 10 दिसंबर की छुट्टी थी, अवकाश था। समझ गए ना? बिल्कुल भी डाउट में नहीं जाना, बिल्कुल भी नहीं रटना है, ठीक है। हर चीज़ के पीछे लॉजिक होता है, बस आपको समझना है, ठीक है। तो पहले दिन क्या हुआ था, जब पहली बैठक हुई थी तो उस दिन डिसाइड नहीं हुआ था कि कौन बनेंगे, ठीक है। तो उस दिन बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, इसका अस्थायी अध्यक्ष, टेम्परेरी टाइप से। लेकिन उसके बाद डिस्कशन हुआ, सच्चिदानंद सिन्हा ने अध्यक्ष पद पर रहने से मना कर दिया, उनके कुछ भी कारण रहे हों। तो फिर जो 11 दिसंबर 1940 की जो दूसरी बैठक हुई, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, और वो लास्ट तक इसके अध्यक्ष रहे थे संविधान सभा के, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा खूब अच्छे से, ठीक है, और आप इसको कभी भी फ्यूचर में नहीं भूलेंगे, ठीक है। अस्थायी क्या है, स्थायी क्या है। तो पहले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बने 9 दिसंबर 1940 को, 10 की छुट्टी थी, 11 दिसंबर 1940 को फिर दोबारा से बैठक हुई, और उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, और वो लास्ट तक रहे। और यहीं से वो सीधे भारत के प्रथम क्या बने थे, राष्ट्रपति बने थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चीज़ें एक दूसरे से लिंक करो, ठीक है। और इसी के साथ ही मैं इनके जो 3 ऑप्शन हैं इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये अस्थायी अध्यक्ष हो गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये तो स्थायी जो अध्यक्ष हो ही गए। डॉक्टर BR अम्बेडकर ये क्या, जो ड्राफ्ट कमेटी है उसके अध्यक्ष बने थे। बहुत सारी समितियां बनाई गई थी, संविधान बनाना था। संविधान को छोटी चीज़ नहीं, एक बहुत बड़ा एक लिखित दस्तावेज है, ठीक है। अब इसको प्रारूप किस हिसाब से होगा,
तो इसके बहुत सारे जो पार्ट हैं कि इस सब्जेक्ट पे आप काम करोगे, इस सब्जेक्ट पे आप काम करोगे, उसी हिसाब से बहुत सारी समितियां बनाई गई थी। तो उनमें से इसकी एक जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जिसे प्रारूप, हिंदी में बोलेंगे प्रारूप समिति, तो उसका अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर BR अम्बेडकर को। और ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये तो पता ही है आपको, प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। तो इस हिसाब से चीज़ों को साथ के साथ देखते हैं। उसी के बीच हम जो करंट अफेयर है वो शुरू करने से पहले आज का डेली की तरह एक मोटिवेशनल कोट डिस्कस करते हैं। ये मोटिवेशनल कोट्स ही साथ साथ में ये मुहावरे होते हैं, ईडियम फ्रेज होते हैं। इंग्लिश में कहें तो ईडियम फ्रेज और हिंदी में कहें तो मुहावरे, ठीक है। तो मुहावरा तो यहाँ से यहाँ तक है, ईडियम फ्रेज तो पर इसके साथ मैंने कुछ जोड़ा है। डोंट काउंट चिकन्स बिफोर दे आर हैच्ड। इसका मतलब ये है कि जब तक कोई चीज़ आपके पास नहीं है तो आप उसकी हवाई कल्पना ना करें। ये ना, सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। ना तो आपके पास सूत है, ना आपके पास कपास है, लेकिन आप उस चीज़ को लेकर लड़े जा रहे हो, खामते हैं, भिड़े जा रहे हो। शेख चिल्ली की तरह हवाई किले नहीं बनाने, चीज़ों को समझना है। पहले चीज़ें सीखो कि जिसके बेस पे आपको कॉन्फिडेंस आए और तब आप अच्छे से आगे बढ़ो। ये नहीं है कि बस हाँ भर्ती आ गई और एग्ज़ाम की तैयारी में बोले कि अभी तो भर्ती आई नहीं है, तभी एग्ज़ाम की तैयारी में लगेंगे। भर्ती आ गई एक साथ बोले अब के तो मैं हो ही गया भर्ती, ये एग्ज़ाम ये कर दूंगा वो कर दूंगा, नहीं। पहले चीज़ों को धीरे धीरे सीखो एक एक करके। उसके बाद पहले अपने रिसोर्स को इकट्ठा करो, उसके बाद ही आप सक्सेस को प्राप्त कर पाएंगे। चलो तो अब शुरू करते हैं आज की जो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है उनको। क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल अकादमी की स्थापना की जाएगी। हम यहाँ वर्ड मिल गया राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल अकादमी, तो ये पूरा हो गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक अलग रखेंगे इसको, ठीक है। तो राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल ऐसा लग रहा है अजीब सा सुना, लेकिन अगर आप इसका इंग्लिश मीनिंग देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। राष्ट्रीय को बोल नेशनल, आपदा डिजास्टर, अनुक्रिया रिएक्शन, बल फोर्स एनडीआरएफ फोर्स सुनी होगी आप। तो उसकी अकादमी की स्थापना की जाएगी कहाँ? ए पुणे में, बी चंडीगढ़ में और सी भोपाल में, ऑप्शन डी विशाखापट्टनम में। तो जो इसका सही आंसर है वो क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका सही आंसर इनमें से कोई भी नहीं है, ना पुणे है, ना चंडीगढ़ है, ना भोपाल है, ना विशाखापट्टनम, ठीक है। इसके साथ अगर एक ऑप्शन ये और होता है कि इनमें से कोई नहीं, तो वही इसका सही आंसर था। क्योंकि इसकी जो स्थापना की जा रही है वो कहाँ की जा रही है? वो महाराष्ट्र के नागपुर ज़िले में की जा रही है। किस में? नागपुर ज़िले में, ठीक है। और ये किसके अंडर की जा रही है? गृह मंत्रालय के, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत की जा रही है। अब मैं आपको थोड़ा एनडीआरएफ के बारे में बता देता हूँ। एनडीआरएफ है क्या, करती क्या है, जिससे कि आपको ये चीज़ याद रहेगी, वरना तो आप एनडीआरएफ शब्द को ही भूल भी जाएं, पता नहीं। तो एनडीआरएफ का काम होता है जब बाढ़ हो, सूखा हो, कोई तो आपदा आ जाती है, जब कोई राष्ट्रीय आपदा आ जाती है, किसी भी तरह की भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, तो उस टाइम पर लोगों को बचाना, लोगों की हेल्प करना और दोबारा स्टेबलाइजेशन करवा, ये सब सारे काम एनडीआरएफ करती है। ये बचाव दल होता है एक तरीके से। ये नेशनल का भी होता है और स्टेट का भी होता है। तो ये तो नेशनल डिजास्टर रिएक्शन फोर्स की बात करें हम, एनडीआरएफ एक स्टेट लेवल पे भी होती है प्रत्येक राज्य की। और जो एनडीआरएफ की जो स्थापना है ना वो 2006 में की गई थी। कब? 2006 में। और ये जो अकेडमी बनाई जा रही है कहाँ? महाराष्ट्र नागपुर में। ये एक विश्व स्तरीय वर्ल्ड लेवल की एकेडमी होने वाली है, जिसमें आपदाओं से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय ट्रेनिंग उपलब्ध कराई जाएगी। यहाँ जो इस एनडीआरएफ के जो कर्मचारी हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 2, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, एनर्जी एफिशिएंसी ब्यूरो, इंग्लिश में भी देखते रहना चीज़ों को, आपकी इंग्लिश वोकैब भी मजबूत होगी और आप चीज़ों को आसानी से समझ पाएंगे, द्वारा निर्धारित डिफ़ॉल्ट रूम एयर कंडीशनिंग, एसी की बात कर रहा है ये, एसी सेटिंग तय की गई है। डिफ़ॉल्ट मतलब जो पहले से ही उसमें सेट आती है। एक तो सेटिंग हम चाहे फ़ोन हो चाहे कोई भी मशीनरी हो उसमें सेट कर देते हैं अपने हिसाब से, लेकिन एक ये है कि पहले से ही उसमें सेट आएगी, ठीक है, फिक्स।
तो इस एनर्जी एफिशिएंसी ब्यूरो द्वारा ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग की गई है किसमें, एसी में। कितने टेम्परेचर की, ऑप्शन ए 24 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 22 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 25 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 23 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर तो है ऑप्शन ए 24 डिग्री सेल्सियस। ये 24 डिग्री सेल्सियस की डिफ़ॉल्ट सेटिंग की गई है और ये 1 जनवरी से ही वैलिड है, ठीक है। अच्छा, आपको लग रहा होगा ये इस टाइप की न्यूज़ क्यों है। कहीं ना कहीं जो इस टाइप की करंट न्यूज़ जो निकल के आती है उसका कुछ ना कुछ मीनिंग रहता है। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में एग्जामिनर भी यूँ ही किसी भी तरह क्वेश्चन रखते, नहीं। आजकल आपने देखा होगा पर्यावरण, एनवायरनमेंट, उससे रिलेटेड मुद्दे बहुत ज़्यादा हैं। आपने देख रहा होगा कि पर्यावरण बदल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स आ रही हैं कि हाँ, जो पृथ्वी का तापमान है वो बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो उसमें कहीं ना कहीं एसी जो लगाए जा रहे हैं इनका बहुत बड़ा योगदान है। ये एसी कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग में एक बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं उसको, ये जो पृथ्वी का जो टेम्परेचर है इसको बढ़ाने में। तो कहीं ना कहीं जब पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो पृथ्वी पे ग्लेशियर हैं, बर्फ़ के बड़े बड़े, वो पिघलने शुरू होंगे, जिससे क्या है कि वाटर लेवल बढ़ जाएगा। और जब वाटर लेवल बढ़ेगा तो जो जैसे समुद्र के किनारे के जो एरिया तो वो डूबेंगे, कहीं ना कहीं उनको क्षति होगी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में ही रख के ये चीज़ें की जा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, वह राज्य सरकार जिसके द्वारा विक्रम साराभाई बाल नवोन्मेष केंद्र की स्थापना की गई है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी केरल। विक्रम साराभाई बाल नवोन्मेष केंद्र चाइल्ड इनोवेशन सेंटर, विक्रम साराभाई चाइल्ड इनोवेशन सेंटर। तो अच्छा, जो इस टाइप के क्वेश्चन उसको थोड़ा आप गैस करना भी सीखो एग्ज़ाम में, ठीक है। विक्रम साराभाई कहाँ से रिलेटेड थे, कहाँ के रहने वाले थे, या किस टाइप से कहाँ इनका जन्म हुआ, इन चीज़ों के हिसाब से आप थोड़ा थोड़ा आंसर को गैस कर सकते हैं। जैसे सपोज़ करो कि अगर कोई उत्तर प्रदेश का कोई महापुरुष रहा है तो उत्तर प्रदेश सरकार कोशिश करेगी कि उसी के नाम पे किसी योजना, किसी सेंटर का नाम रख दिया जाए। तो उसी प्रकार जो विक्रम साराभाई थे ये कहाँ से थे, ये थे गुजरात से। तो ये काम जो किया है वो भी गुजरात सरकार ने ही किया। गुजरात सरकार ने ही विक्रम साराभाई चाइल्ड इनोवेशन सेंटर की स्थापना की है। और इसके तहत जो राज्य के बच्चों को इनोवेशन को पहचानने और उनका डेवलपमेंट करने और उसको बढ़ावा देने का कार्य किया जाएगा। ये जो विक्रम साराभाई है इनका जन्म गुजरात में तो हुआ था, लेकिन गुजरात में कहाँ है, अहमदाबाद में हुआ था। कब हुआ था, 1919 में हुआ था। और एक महान वैज्ञानिक रहे हैं, ठीक है। कौन रहे हैं, वैज्ञानिक। तो ये अगर किस क्षेत्र से संबंधित थे तो ये विज्ञान से, साइंस से, स्पेस साइंस से और कहें तो। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व हिंदी दिवस प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है। बात हुई है विश्व हिंदी दिवस की। कभी भी दिवस पूछे जाएं तो उनमें एक बात और ध्यान देना कि एक तो विश्व, या तो विश्व करके आएगा या राष्ट्रीय करके आएगा एग्ज़ाम में, ठीक है। जैसे इसी को ले लेते हैं एग्जाम्पल में, विश्व हिंदी दिवस या राष्ट्रीय हिंदी दिवस, हो गया ना दो टाइप का। कंफ्यूज मत होना कभी भी, ठीक है। पढ़ते टाइम ही इस बात पे गौर दे लेना। कभी पता चला स्पीडली पढ़ते गए, रीड करते गए, बोले हाँ पढ़ा तो था, हिंदी दिवस इस तिथि को मनाया जाता है, पढ़ के गए थे विश्व हिंदी दिवस, एग्ज़ाम में राष्ट्रीय हिंदी दिवस, कराओगे गलत। तो इन सब चीज़ों से बचना है। तो विश्व हिंदी दिवस प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है किसको, ऑप्शन ए में दिया 10 जनवरी, ऑप्शन बी में 11 जनवरी, ऑप्शन सी में 12 जनवरी, ऑप्शन डी में 13 जनवरी। तो जो इसका सही आंसर है ना वो है ऑप्शन ए 10 जनवरी। तो जो विश्व हिंदी दिवस है वो मनाया जाएगा 10 जनवरी। और इसी के साथ ही मैं आपको बता दूं जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है वो मनाया जाता है 14 सितंबर को। इंग्लिश में लिख देते हैं चलो इसको, ठीक है। वैसे लिखना तो हिंदी में चाहिए जब हिंदी दिवस मना रहे हैं तो, लेकिन अब इसके साथ ही हम इसको ये याद क्यों रहेगा, क्यों याद रहेगा कि 10 जनवरी को मनाया जाता है और क्यों याद रहेगा 14 सितंबर को ही मनाया जाता है। तो इन दोनों के पीछे लॉजिक है।
हुआ क्या था कि जो 10 जनवरी 1975 को नागपुर में, कहाँ, नागपुर, अभी बात की है नागपुर की, ठीक है, ध्यान रखना कहाँ है नागपुर। तो नागपुर में पहला विश्व हिंदी दिवस आयोजित, विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। जब वहाँ पहला हिंदी सम्मेलन बुलाया गया था विश्व का, तो वहीं पे उसी दिन को ध्यान में रख के 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो इसको लिख भी देता हूँ मैं, विश्व हिंदी सम्मेलन, कहाँ, नागपुर में। आरएसएस का भी बहुत इम्पोर्टेंट सेंटर है यहाँ पे नागपुर में। किसी को अगर जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। अगर अब बात करते हैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस की, तो 14 सितंबर को। लेकिन 14 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? तो हुआ यह था कि 14 सितंबर 1949, कब, 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा देवनागरी लिपि में हिंदी को भारतीय गणराज्य की आधिकारिक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। ऑफिशियल लैंग्वेज, ध्यान रखना, ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की जा रही है, ना कि राष्ट्रीय भाषा, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज है, ना कि राष्ट्रीय भाषा। कभी कभी हमें भी कन्फ्यूज़न हो जाता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से दूर रहना है, कंफ्यूज नहीं होना, चीज़ों को समझ जाओ। उसके बाद ये है कि कन्फ्यूज़न तो अपने आप ही नहीं आएगा कभी भी, नो डाउट। तो आपको समझ में आगे होंगे दोनों क्या क्या रोल है इनके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। अगर किसी ने भी ये लेक्चर सही से देखा है तो मैं गारंटी ले रहा हूँ वो इस आंसर को आंख बंद करके बता देगा, जो इसका आंसर है इस क्वेश्चन का। इससे ज़्यादा तो और कुछ ही नहीं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विधि दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 26 जनवरी, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर, ऑप्शन सी 26 नवंबर, ऑप्शन डी 26 दिसंबर। ये भी क्वेश्चन अगर किसी ने पहले 1-2 लेक्चर देखे हैं तो वो भी इसको आसानी से बता दे, क्योंकि मैंने चीज़ें को रिलेट करके बताई। क्वेश्चन एक होगा, लेकिन मैंने क्वेश्चन एक डिस्कस किया होगा, लेकिन उससे कम आप 4 या 5 चीज़ें सीख गए होगा। तो इससे क्या है, हमारी जो लर्निंग कैपेसिटी है, जो सीखने की क्षमता, वो बहुत तेज़ी से और ज़्यादा हो जाती है। तेज़ी से भी बढ़ती है और ज़्यादा भी हो जाती है, कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जिन्होंने भी ये देखी वीडियो और इस पे कंसंट्रेट किया। और अगर आप वीडियो देख रहे हो तो लास्ट तक देखो, चीज़ों को समझो आराम से, ठीक है। भागो मत बिल्कुल भी। भले ही मेरा इस वीडियो को बनाने का मतलब ये नहीं है कि इस पे 100 व्यू आए, भले ही इस पे व्यू 5 ही आए, लेकिन उन 5 को इससे फ़ायदा होना चाहिए, उन सबको इससे लाभ हो। वो चीज़ों को समझें और ध्यान से समझें, और इसको पूरी तरीके से समझें, पूरी वीडियो को देखें अच्छे से। और अगर कोई नया है तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि सभी के लिए यूज़फुल हो सके। अगर आपको लगता है कि ये किसी के काम की है तो आप उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। एंड हेल्प ईच अदर, और एक दूसरे की मदद करें। जैसे सपोज़ करो, अगर ये मैंने आप तक पहुंचाई है तो आप उसको आगे 1-2 बंदे को सेंड करें, वो भी इसको 1-2 बंदे को सेंड करें। तो ये जो भी चीज़ें यूज़फुल होती हैं, जो भी काम की चीज़ें होती हैं, वो सभी तक बन जाए, ठीक है। और अगर आपको इसकी PDF पानी है तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम जो है वो MB डिफेंस एकेडमी के नाम से ग्रुप है, आप वो सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। और उस पर डेली PDF मिलेगी आपको, जो भी ये PDF होती है इसकी, वो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। थैंक यू। तो कर दिखाओ कुछ ऐसा जो दुनिया बनना चाहे आपके जैसा।